हेलो एवरीवन, माय डॉक्टर आशीफ है वंस अगेन। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं लेके आया हूँ जो आपके सबके लिए अभी तक तो हम लोग ज़्यादातर मेडिकल और इससे जुड़े हुए सवालों और इस पे चीज़ों पे वीडियोस बनाते थे, बट ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बिल आया है। ये अपना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिगार्डिंग, और इसके बारे में आज आपको हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे। बहुत वीडियोज़ आ रहे हैं नेट पे, बट हमें लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ लैगिंग था। तो कुछ लैगिंग दूसरों में, कुछ लैगिंग हो सकता है हमारे में हो, लेकिन हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज ढंग से इसको कवर करने जा रहे हैं आज। इस वीडियो को आप देखिएगा, बहुत ज्यादा नॉलेज आपको अच्छी मिलेगी कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इससे हम लोग के पूरा चेंज क्या आ रहा है सिस्टम में, और इससे हमारे आने वाली जनरेशन को कैसे फायदा और क्या नुकसान हो सकता है, इस बारे में हम लोग पूरा इसको एनालाइज करते हैं। तो आइए चलते हैं, इस बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, पहले तो हम लोग इसके थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, और इससे पहले आपको और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनाते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर थी अभी तक, जिसको हम लोग HRD मिनिस्ट्री कहते थे, वो अब बंद हो जाएगी आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, हमारी GDP का 6% अब एजुकेशन पे खर्चा जाएगा। ये बहुत ही क्रांतिकारी मूव है। अभी तक इतिहास में भारत में ऐसा कभी भी स्टेप नहीं लिया गया कि हमारे GDP का एक इतना बड़ा हिस्सा एजुकेशन को दिया जाए। इससे आप ये समझिए एक बहुत क्रांतिकारी बदलाव पूरे एजुकेशन सिस्टम में आ जाएगा। इसके लेकिन हम लोग इसको पूरा डिटेल में जानने के लिए हमें इसके इतिहास में थोड़ा सा चलना पड़ेगा। जब तक इतिहास नहीं देखेंगे, फ्यूचर समझने में दिक्कत होगी। इसीलिए ये वीडियो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम लोग इतिहास के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये 34 साल बाद चेंज की गई है हमारी एजुकेशन पॉलिसी। तो क्या इससे पहले कभी एजुकेशन पॉलिसी चेंज नहीं हुई थी, या क्या श्री नरेंद्र मोदी ने ये पहला स्टेप है? ऐसा नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी से पहले आपको मैं बता दूं, 1968 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उस समय अपनी एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई थी। उसके बाद 1986 में जब राजीव गांधी जी थे, श्री राजीव गांधी जी थे, तब उस समय हमारी एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई थी। और 1992 में उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया था 86 वाले में। तो ये हमारा क्या, जो हमारा इतिहास रहा है उससे जुड़ा है। और इसी इतिहास में आपको थोड़ा सा आपको एक चीज और बताएंगे कि 1964 में और 1964 से 1966 के बीच में एक कमीशन गठित हुआ था, कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ने उस समय रिकमेंड किया था कि 6% ऑफ द GDP शुड बी इन्वेस्टेड ऑन एजुकेशन। सोचिए उस समय का ये रिकमेंडेशन, जो कि आज हमारी गवर्नमेंट ने लागू किया है इसको। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगा कि ये एक बिल अभी कैबिनेट से पास हुआ है, और ये अभी बिल बनने में, जब हमारे पार्लियामेंट से होते हुए हमारे राष्ट्रपति महोदय के इस पे सिग्नेचर होते हैं, तब ये आप लॉ बनता है। एनीवे, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। नाउ कम टू बैक टू अवर हिस्ट्री। तो मैं हिस्ट्री बता रहा था कि जब कोठारी कमीशन बना था, उसके रिकमेंडेशन लिए गए थे, लेकिन ये रिकमेंडेशन कि 6% GDP का खर्चा जाए एजुकेशन पे, ये अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ था। किसी भी गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ये बहुत बड़ा, और अभी तक था क्या, ये भी मैं बता दूं। 2.7% अगर हम लोग 2017-18 का देखें तो 2.7% ऑफ द GDP वाज टेकन, मतलब 2.7% हमारे GDP का जो था वो एजुकेशन पे खर्चा गया था। और अवमन भारत में जो हमारा 3% होता था GDP का, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में खर्चा जाता था। अगर हम लोग अपना खर्चा देखें, सरकार का जो जितना भी खर्चा था उसमें से 10% जो होता था सरकार अपना एजुकेशन पे खर्चती थी, जो कि अब सीधे वो 20% कर देगी, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। अगर हम लोग अपने को, इंडिया को बाकी देशों से कंपेयर करें तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ये भी आपका जानना बहुत जरूरी है। भूटान अपने GDP का 7.5% खर्चता है एजुकेशन पे। जिम्बाब्वे और स्वीडन 7% के आसपास खर्चते हैं। फिनलैंड करीब 6% खर्चा करता है। ब्राजील, किर्गिस्तान, साउथ अफ्रीका जैसे जो डेवलपिंग देश हैं, वो करीब 5 से 6% अपने GDP का खर्चते हैं। मलेशिया और USA की अगर हम लोग बात करें, या मंगोलिया की बात करें, तो ये भी 5% खर्चा करते हैं अपने GDP का। और अगर हम लोग अपने पड़ोसी देश चाइना, जो हम लोग का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर, हम इसकी बात करें, तो ये खर्चा करता है 4% का। तो आप ये सोचेंगे कि ये लोग तो हमारे से 6% के नीचे आ रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज आपको बहुत क्लियर कर दूं इसमें, कि वो डेवलप देश है, उनका एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ बहुत अच्छा है, उनके सारे रिसर्च लैब ऑलरेडी स्टैब्लिश है, स्कूल उनके वेल डेवलप है। तो वो जो ये 5%, 4% या 6% कर रहे हैं, वो उसका मेंटेनेंस पे खर्च रहे हैं। हमारे यहाँ एक विडंबना क्या है कि हम लोग का ये जो 3% खर्चा भी जाता था, उसका एक सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ टीचर्स की सैलरी में चला जाता था। तो क्योंकि हमारा सिस्टम अभी डेवलप नहीं हुआ है, तो क्या हमारा हमेशा इंडिया ऐसे पीछे रहेगा एजुकेशन सिस्टम में? ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा अनुमान हमारे इकोनॉमिस्ट लगा रहे हैं, 2030 तक हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगे। 10 बिलियन के ऊपर की हमारी इकोनॉमी होगी। और इसमें हम लोग इसीलिए मान के चले कि उस समय जो हमारा GDP का
6% अगर आप निकालेंगे तो काफी बड़ा अमाउंट होगा, क्योंकि अगर हम चाइना की बात करें तो 520 बिलियन वो खर्चा करते हैं सिर्फ अपने एजुकेशन सिस्टम में। तो ये पूरा सिस्टम अगर हम लोग इंडिया का कंपेयर करें तो एक अच्छा खासा मूव गवर्नमेंट ने एक बहुत बोल्ड मूव लिया है। अब आपको इसमें और बताते हैं, अब थोड़ा सा और आगे आते हैं। अभी इतिहास में हमने आपको ले गए, अब थोड़ा सा हमने इसकी नॉलेज आपको दी, अब आते हैं ये लागू कैसे होना शुरू हुआ ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो देखिए TSR सुब्रमण्यम जी की एक कमेटी बनी थी 2015 में, जिन्होंने इस पे काम करना दोबारा शुरू किया था इसमें, लेकिन वो शायद किसी वजह से रिजेक्ट हुई। फिर 2016 में फिर से एक कस्तूरी रंगन एक साइंटिस्ट हैं, स्पेस साइंटिस्ट, उनके अध्यक्षता में फिर से 5 सदस्यीय एक कमेटी बनी। उनकी रिकमेंडेशन 31 मई 2019 को कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया, वही एजुकेशन पॉलिसी फाइनली लागू की है। अब इससे क्या चेंज आ रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में, इसको जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए अभी तक हम लोग 10+2 फॉर्मूले में पढ़ते थे, मतलब 12वीं तक की पढ़ाई आपको क्लियर थी कि हम लोग नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ऐसे करते करते 10+2, वो अब सिस्टम डिस्कार्ड हो रहा है। इससे क्या डिफरेंस आ रहा है और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है ये आपका जानना बहुत जरूरी है। देखिए अब जो सिस्टम है वो 5+3+3+4, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है थोड़ा सा बच्चों, तो मैं ऐसे आसानी से आपको समझा दूंगा, शायद आपको इसके बाद शायद बहुत आराम से आप किसी को बता भी सकते हैं। देखिए हमारा जब छोटा बच्चा पहली बार जाता है प्ले स्कूल से किंडरगार्टन से फर्स्ट, तो हमारे क्या होता है अपर केजी, लोअर केजी, मतलब इस सीक्वेंस अलग होता है, नर्सरी, फिर फर्स्ट, सेकंड। तो उन्होंने क्या किया, इसको 5 साल मान के एक फाउंडेशन स्टेज मान ली है। तो हम पूरे सिस्टम को 4 पार्ट में गवर्नमेंट ने डिवाइड कर दिया 12th तक को। तो पहले तो फाउंडेशन स्टेज होगी जो आपकी 5 साल की है, उसमें आपकी फाउंडेशन बच्चे की मजबूत की जाएगी, उसको लेटर से लेके सारी चीजों के ज्ञान मिलेगा, थोड़ा बहुत उसको मैथमेटिक्स का बहुत पार्शियल उसको चीजों का, अक्षरों का ज्ञान, ये सारी चीजें फाउंडेशन में, जैसे नर्सरी का जो करिकुलम होता है या केजी का करिकुलम होता है, ऑलमोस्ट वैसे ही हम लोग फॉलो करेंगे। उसके बाद एक और बड़ा इसमें चेंजेस आ रहा है, जो हमारा ये हमने सेकंड क्लास की बात की, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास, इसको हम लोग कहते हैं प्रिपरेटरी स्कूल कहा जाएगा। मतलब इसमें प्रिपरेशन हमारा बच्चे का होगा, जिसमें हम लोग का जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट बात कही है कि इंग्लिश की मोनोपोली नहीं रहेगी, कि इंग्लिश भाषा ही को प्रमोट नहीं करना है। हमारे बहुत से राज्य हैं जहाँ पे इंग्लिश नहीं है, या बहुत हिंदी में बहुत लोग पढ़ना पसंद करते हैं, बहुत लोग, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपने घर का जो लैंग्वेज सुनता है वो उसके लिए ज्यादा फेमिलियर, उसके लिए पढ़ना ज्यादा आसान है, इसलिए रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा दिया गया है। और हम लोग इस प्रिपरेटरी स्कूल तक हम चाहेंगे तो जरूरी नहीं हम इंग्लिश में बच्चों को पढ़ाएं, हम उसको रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप गवर्नमेंट का है रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि हम आपको ये क्लियर करते हैं बहुत अच्छे से। अगर आप यूरोप चले जाइए, अगर आप रशिया चले जाइए, रशिया जो इतना बड़ा देश है वर्ल्ड का, आप चाइना चले जाइए, बहुत देशों में इंग्लिश का तो कहीं कुछ नामो निशान या कहीं बहुत लिमिटेड यूसेज है, और लिमिटेड यूसेज है। तो हमारे देश में विडम्बना की इंग्लिश को एक स्टैंडर्ड माना जाता है, जिसको नहीं आता उसको बड़ा हीन भावना से लोग देखते हैं, जो कि बहुत गलत है। हर भाषा तो भाषा है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो तेलुगु हो, वो सिर्फ एक भाषा है, उसको भाषा की तरह लीजिए, वो कोई स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं आगे बात करते हैं। तो हमने फिर चेंज क्या आया है एक और बड़ा, जब बच्चा 6th क्लास में पहुंचता है तो 6, 7, 8 में उसको जो स्किल डेवलपमेंट के लिए उसको उसी 6 से ही कोडिंग सिखाई जाएगी, कंप्यूटर कोडिंग, ऐप डेवलपमेंट, एप्लीकेशन, मोबाइल डेवलपमेंट, और उसी में इंटर्नशिप है जो स्किल बच्चे का डेवलप होगा। यानी बच्चा बल्ब लगाना भी सीखेगा, बच्चा प्लम्बर का भी काम सीख जाएगा, बच्चे को मतलब ये स्किल्स होते हैं जो जिसमें बच्चा इंटर्नशिप करेगा। 6, 7 सोचिए वो जाके वो प्रैक्टिकल काम करेगा जिसको उसको नंबर मिलेंगे। तो बच्चे को हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे 6th क्लास से, जो कि 12th तक का भी बच्चा पास आउट हो जाता तो उसको भी तार बांधना ठीक से, बिजली का नहीं आता, या बहुत नॉलेज हमें टेक्निकल नहीं होती, हमें टेक्निकल नॉलेज दी जाएगी। जैसे चाइना में हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम लोग पहले सुनते थे कि वो लोग ऐप बना लेते हैं, छोटे बच्चे कंप्यूटर चला लेते हैं, छोटे बच्चे मतलब मोबाइल असेंबल करना जानते हैं, ये सब हम लोग सुनते हैं। तो अब ये हमारे देश में भी लागू हो जाएगा। तो ये सीधे बेस को गवर्नमेंट ने टच किया कि क्लास 6 में बच्चा पहुंचेगा और उसको हम लोग प्रैक्टिकल और स्किल डेवलपमेंट में ज्यादा ध्यान देंगे। तो ये आपका चेंज 6, 7, 8 का हो गया। अब आते हैं हम लोग 9 से 12 में क्या चेंज आया, जो कि 4 साल का है। तो ठीक है, 5 साल का आपका वो हो गया फाउंडेशन, उसके बाद 3 साल का आपका हो गया प्रिपरेटरी कोर्स, फिर आ गया मिडिल स्कूल, ये मिडिल स्कूल हो गया आपका 6, 7, 8। अब आ जाते हैं हम 4th ईयर, यानी हमारा सेकेंडरी स्कूल्स को बोला जाएगा, ये 4 साल का होगा। इसमें डिफरेंस क्या है कि 9, 10, 11, 12 में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे, मतलब 6 सेमेस्टर के एग्जाम्स होंगे। टोटल आप कर लिए तो इस तरह से हमारे 8 सेमेस्टर हो गए। तो जैसे बोर्ड हमारा वंस इन ब्लू मून होता था, 10th में एक बार, 12th में एक बार, अब ऐसा सिस्टम नहीं होगा। अब जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसमें हमारा क्या है कि हर महीने में 2 बार साल में 2 बार हमारा एग्जाम होगा।
तो 2 सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर वाइज हमारे एग्जाम मिलेंगे। और इस पे वोकेशनल पे ज्यादा ध्यान दिया, मतलब रट्टाफिकेशन पे गवर्नमेंट एकदम खिलाफ है। हम इसको ज्यादा आपको आपका वोकेशनल ट्रेनिंग है इस पे गवर्नमेंट ध्यान देगी। इसका मतलब और क्या है कि हमारा नंबर सिर्फ रटने पे और थ्योरी पे नहीं होगा। एक तो हमारे जो पेपर बोर्ड के आएंगे उसको थोड़ा आसान बना रही है गवर्नमेंट, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा, एक तो सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, मान ली बहुत बच्चों में ऐसी स्किल होती है, हम डांस अच्छा करते हैं, हम पेंटिंग अच्छा करते हैं, हम स्पोर्ट्स बहुत अच्छा करते हैं, इसके भी नंबर ये मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स में आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ने किया, क्योंकि पहले हम गाना अच्छा गाते थे लेकिन हमें नौकरी नहीं मिल सकती तो हम छोड़ देते थे। हम खेलते बहुत अच्छा थे लेकिन हमें लगता था हमारा फ्यूचर इसमें छोड़ देते। हम वही इंजीनियरिंग, मेडिकल, डॉक्टरी और इसी में बच्चे ज्यादा अपना टाइम लगाते थे और बाकी वो अपने स्किल को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे। अब गवर्नमेंट ने इसको एज अ सब्जेक्ट मान लिया है, जो कि बहुत बड़ा चेंज आएगा। आप देखिएगा हमारे बच्चों का टैलेंट खुद से निकल के आना शुरू हो जाएगा। ये बहुत क्रांतिकारी मूव है हमारे सभी बच्चों के लिए, तो ये हम मानते हैं इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या चेंजेस आ रहा है, एक तो आपका 10+2 का पूरा सिस्टम बदल के एक इसमें एक कैपिंग हटा दी कि आर्ट का बच्चा सिर्फ आर्ट पढ़ सकता है, कॉमर्स का बच्चा सिर्फ कॉमर्स पढ़ सकता है, साइंस का बच्चा सिर्फ साइंस पढ़ सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आर्ट का एक सब्जेक्ट पसंद है, आपको मैथ पसंद है, आपको अकाउंट्स पसंद है, आपको जो पसंद है, आप अपना एक पूल शायद हो सकता है गवर्नमेंट बना दे, आप उस पूल में अपने मन के सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। अब इसमें एक चीज हम आपको और इंपॉर्टेंट बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। 10+2 के बाद बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नंबर कम रह जाता है, तो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट एक गवर्नमेंट रख देगी 12th के बाद। आप दोबारा उसको दे के अपना परसेंटेज इंप्रूव कर सकते हैं, आपको दोबारा मौका मिल जाएगा मेन स्ट्रीम आने के। बहुत बच्चे अपने मेन स्ट्रीम में फिर आ नहीं पाते हैं, उनको लगता है मेरा तो 12th में नंबर कम आ गया, हम मेन स्ट्रीम में कैसे आएंगे। अब आइए बात करते हैं हायर एजुकेशन में क्या डिफरेंस आएगा। इससे बहुत बड़ा एक चेंज गवर्नमेंट लाने जा रही है। जैसे विदेशों में अभी तक हम लोग सुनते थे क्रेडिट पॉइंट्स होता था, मतलब जितनी देर आपने पढ़ाई की वो पॉइंट्स आपके काउंट होते थे। इस तरह से बहुत बच्चे होते थे मान ली पहले साल उन्होंने पढ़ाई की हायर एजुकेशन 10+2 के बाद कहीं और से सो कॉल्ड मान लिए कि वो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, और किसी फाइनेंशियल या घर की ऐसी दिक्कतों की वजह से वो पढ़ाई छोड़ देते थे। तो अब वो एक साल का वेस्ट नहीं होगा, उस एक साल का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर बच्चा 2 साल पढ़ के पढ़ाई छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। बच्चा अगर 3 साल पढ़ के छोड़ता है तो उसको उसका पूरा फुल डिग्री मिलेगी, और डिग्री के बाद उसको जॉब भी मिलेगी। गवर्नमेंट उसके लिए उसकी मदद करेगी कि आपको उस डिग्री से जॉब मिल जाए। और इसके अलावा एक साल और गवर्नमेंट जोड़ दिया है, वो है रिसर्च के लिए। मतलब रिसर्च पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, वर्चुअल लैब्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। तो जो आपका 4th ईयर इंट्रोड्यूस हुआ है वो सिर्फ रिसर्च ओरिएंटेड। बहुत बच्चे ऐसे जो जॉब उस समय नहीं करना चाहते, वो रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो वो रिसर्च करने के लिए उनको पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपका एमफिल हटा के इसके बाद आप डायरेक्ट पीएचडी 4 साल का कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चेंज लाया जा रहा है। तो ये सारा अगर आप पूरा एनालाइज करेंगे तो एक पूरा ओवरऑल क्रांतिकारी मूव है, और आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप जो भी पढ़ाई करेंगे आपकी हर चीज की कीमत है। और मतलब इसका अगर आप बेस लाइन समझे 2-3 वर्ड शॉर्ट में, तो आपको मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरा एक है कि आपको स्किल डेवलप किया जाएगा, यानी हम ट्रेडिशनल पढ़ाई से हटके अपना टैलेंट बेस्ड पढ़ाई कर सकेंगे, और हम ज्यादा प्रैक्टिकल और ज्यादा एक्सपोज हो सकते हैं, ज्यादा जो रियलिस्टिक हमारा वर्ड है, ना कि रट्टाफिकेशन करके वही एक पुरानी पढ़ाई की जो एक समय चलता है हम उसे फॉलो करेंगे। और लेकिन मैं एक चीज ये बता दूं, देखिए ये लागू होगा, अब मैं पर्सनल ओपिनियन आपको दे रहा हूँ, ये लागू होगा तो देखिए कोई भी बदलाव आता है वो नीचे से ऊपर तक होता है, एक ही रात में ये नहीं होता। तो ये लागू होते होते बहुत जो नए बच्चे होंगे उन पे आएगा, और उसका असर आपको दिखने में काफी टाइम बाद दिखेगा। तो ये वो बच्चे अभी ना खुश हो जो आज 12th में है या आज 10th में है, ये एक नए प्रणाली है और नए बच्चों से ही शायद लागू होगी। लेकिन डेफिनेटली इससे भारत का भाग्य बदलेगा। इंडिया बहुत बड़ा चेंज एजुकेशन सिस्टम में ला पाया है और लाएगा आगे। पूरे पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम आपको शुक्रिया कहते हैं, और फिर इससे जुड़ी कोई भी अपडेट हम जरूर देंगे आपको। नमस्कार।